तो शशि, एक चीज जरा ये कर लूं उससे पहले, मेरे एक दर्शक का एक कमेंट आया। उन्होंने कहा है कि मेरे पीछे वो पंडित श्री राम शर्मा जी की किताबें देख रहे हैं और उनका कहना है, भाई मैं इसलिए इस बात को कह दे रहा हूं कि जब आपने ये गायत्री परिवार के पंडित श्री राम शर्मा जी को, अद्भुत काम है। और अद्भुत काम इसलिए कि एक व्यक्ति जिसको मतलब वो मेरे पिताजी उनको बांसगांव लाए थे, गांव ले गए थे, बहुत सी वो अलग किस्से हैं। लेकिन एक हाड़ मांस का व्यक्ति इतना लिख कैसे सकता है? अगर वो बोलना भी चाहिए तो लगता है कि एक उम्र में तो हम लोग उतना उसकी किताब को सिर्फ पढ़ने की बात करिए तो पढ़ नहीं पाएंगे। एक आदमी ने इतना लिख दिया, अद्भुत है भाई। और ये ईश्वर का कुछ उनको वो था। दूसरा, मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं प्रोफेसर शशि, कि मालूम नहीं कितने लोगों को याद होगा कि इसके जो करंट हेड हैं गायत्री परिवार के, डॉक्टर प्रणव पांड्या, वो उनके दामाद हैं श्री राम जी के। और मुझे बहुत सालों बाद एक अच्छा लगा था कि एक व्यक्ति, मैं उनसे 2-4 बार पत्रकारिता के उसमें मिला था, कभी इंटरव्यू करना, कभी वो लखनऊ आए तो मिल लिए, मैं हरिद्वार गया। लेकिन एक उन्होंने बड़ी बात की थी, मुझे अब याद नहीं है, 5-6 साल पहले या 4-5 साल पहले पेशकश हुई थी, उनका राज्यसभा में नाम आ गया था कि उनका राज्यसभा का मेंबर बना रही थी भाजपा, और उन्होंने मना किया था। और उस समय हम सब लोगों ने लिखा था कि भाई इनको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जिस जगह पे है उसको क्या जरूरत है इन सब चीजों की। और उन्होंने मना करके, मेरे हिसाब से, मेरे मन में तो कम से कम इज्जत बढ़ी गई थी डॉक्टर प्रणब पांड्या की, और उस स्थान की जहां से वो आते हैं, कि भाई ये लोग कम से कम दोनों चीजों को अलग अलग रखें। प्रोफेसर शशि, अब मुख्य बात पे फिर से वापस आ जाएं। ये जो जेपीसी हो रहा है या ये सारी चीजें हो रही हैं, ये बीजेपी को भी पता है कि बहुत आसान नहीं है, क्योंकि जो जहां जहां से इसको पास कराना है, आधी विधानसभाओं से, 2/3 मेजोरिटी से, बीजेपी वो एंजॉय नहीं कर रही है। तो ये बीजेपी अपनी खिसियाट छुपाने के लिए सब काम कर रही है, या जैसे मेरे कुछ दर्शक कह रहे हैं कि बीजेपी मेन मुद्दे से हरदम आपका ध्यान हटाने के लिए सब करती रहती है। ये सबको पता है कि बीजेपी के पास अब अगले 2-4 साल तक करने को कुछ नहीं है। चीजों की स्थिति खराब है, जीडीपी बढ़ नहीं रही है, नौकरी लग नहीं रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आपके पास पैसे को आप जिस ढंग से खर्च कर रहे हैं आपको पता ही नहीं कि क्या क्या कहाँ क्या करना है। ऐसे में ध्यान बटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता है। तो ये जो जेपीसी का हो रहा है मामला, ये सीरियस डिस्कशन है कि ध्यान हटाने की कार्रवाई है, या बीजेपी की एक खिसियाट है कि मैं कर तो सकता नहीं हूं, तो इसको किसी ना किसी बहाने से ऐसे चलाते रहो। क्योंकि वहां पे तृणमूल कांग्रेस ने कहा है कि इसका कार्यकाल 1 साल कर दिया जाए। अभी पहली बैठक में ही वो कह रहे हैं कि 1 साल कर दिया जाए। अरे भाई, कुछ बैठक हो जाती, ये होता कि काम नहीं हो पा रहा तब कहते। तो ओवरऑल ये जो वन नेशन वन इलेक्शन की जेपीसी वाली कवायद है, इस पे एक आपका की टिप्पणी दे दें प्रोफेसर शशि। जी जी, नमस्कार। देखिए, पहली बात तो ये है कि जेपीसी को लेकर के जो कुछ भी हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन जो सवाल आपने उठाए थे कि ये आखिरकार बीजेपी की चाहत है या खिसियाहट है या जो भी ध्यान को भटकाने की एक कोशिश है। देखिए, यदि भारतीय जनता पार्टी को जो नंबर वो चाह रहे थे, यानी कि उन्हें मेजॉरिटी से भी अधिक नंबर अगर मिल जाता, तो निसंदेह इसे वो लागू करने की हर संभव कोशिश करते, यानी उनकी पूरी कोशिश होती। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश में उन्होंने राष्ट्र के नाम पे बहुत सारे भ्रम पैदा कर रखे हैं, और एक भावना लोगों के मन में भर देते हैं कि ये सब देश के हित में है, राष्ट्र के हित में है। तो ऐसी बातें करने से, और उनकी राजनीति बहुत सीमित राजनीति है, इसी तरह की भी बातें वो करते हैं, कभी राष्ट्र के नाम पे, कभी किसी और नाम पे। तो इसका अर्थ है कि, लेकिन अब वो फ्लॉप हो गया, अब उनका वह प्रयास बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। तो अब जो कोशिश है वह कोशिश एक प्रकार से ध्यान भटकाने की कोशिश है, और उनकी ये भी चाहत है कि वो ऐसा करना चाहते थे और अब भी उनके करने की चाहत है। लेकिन क्या करें, अब देखते हैं कि ये विपक्षी पार्टियां या तमाम पार्टियां राष्ट्र हित में एक चुनाव के इस मुद्दे को किस प्रकार से जनता के सामने ले जाती हैं। तो वो कोशिश क्या करेंगे कि भले ये पारित नहीं होगा, लेकिन वो विपक्षी पार्टियों को जनता की नजरों में राष्ट्र हित पे गिराने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये तो राष्ट्र हित में है ही नहीं, ये तो चाहते ही नहीं है। तो एक कोशिश उनकी ये भी होगी, और इसके लिए ये प्रयास सब चल रहा है। अब रही बात कि जो ये जेपीसी की जो मीटिंग चल रही है, तो जेपीसी मीटिंग अगर वो मान लिया वहां से 39 मेंबर्स हैं और इनकी मेजॉरिटी भी वहां पे है कम से कम,
तो वैसी स्थिति में ये संभव है जेपीसी जो है पॉजिटिव रिकमेंडेशन जो है वो तमाम प्रतिपक्षी नेताओं के बहुत सारे रिजर्वेशन के बावजूद भी दे दे, लेकिन उसके बाद वो संसद के दोनों सदन और फिर आधी विधानसभाओं की जो अब जानते हैं समर्थन की आवश्यकता है वो सारे अमेंडमेंट के लिए जो चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था है जिसमें संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली, अगर ये सिर्फ संसदीय प्रणाली होता और संघीय प्रणाली नहीं होता तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी, बहुत मुश्किल नहीं होती। हालांकि संसदीय प्रणाली में एक और मुश्किल होती है कि संसद में जब तक बहुमत है सरकार को तभी तक सरकार रह सकती है, अन्यथा सरकार को इस्तीफा देना होगा। तो सरकार यदि इस्तीफा देती है बहुमत खोने के बाद तो फिर क्या संभावना बनेगी, क्या फिर से कोई सरकार गठन संभव है या नहीं है? और यदि सरकार गठित नहीं हो पाती है तो चुनाव के अतिरिक्त क्या विकल्प होता है? तो संसदीय प्रणाली में तो जो समझ रखते हैं संसदीय प्रणाली की और दुनिया के देशों में जो संसदीय प्रणाली कार्य कर रही है जिस प्रकार से, वहां चुनाव के लिए किसी भी संसद के उस सदन के लिए जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुनी जाती है, कार्यकाल लिखा तो होता है लेकिन वो कार्यकाल जो है अधिकतम कार्यकाल के लिए है। हालांकि भारत के संविधान में 1 साल बढ़ाने का प्रावधान वो सब भी आप जानते हैं कि इमरजेंसी में बढ़ाया भी गया था, कार्यकाल भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन है तो वो कार्यकाल तभी तक के लिए जब तक सरकार को बहुमत प्राप्त है। एक तो ये, दूसरा जो है सवाल है कि संघीय व्यवस्था भी है, तो राज्यों में भी संसदीय प्रणाली के मॉडल पर ही सरकारें बनती हैं, वहां मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा है तमाम। तो सवाल है यह कौन सुनिश्चित करेगा कि सरकार या तो निरंतर बहुमत में रहेगी या बहुमत की सरकार निरंतर बनेगी, चुनावों के द्वारा जो परिणाम आएंगे वो बहुमत वाले आएंगे और बहुमत में आएंगे तो इसके बाद जो है सरकारें अपना 5 साल का कार्यकाल चाहे राज्य में हो या लोकसभा में वो अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ये तो कोई सुनिश्चित कर ही नहीं सकता है। और जहां भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, आपने बहुदलीय व्यवस्था में मिलीजुली सरकारों को आपने देखा है, याद कीजिए जरा पिछले शतक के लास्ट दशक में क्या हुआ, कितनी सरकारें बनी, उसके पूर्व भी जरा याद कीजिए, जनता पार्टी से लेकर के फिर उसके बाद बीपी सिंह के समय चंद्रशेखर। तो आप जरा अगर एक अध्ययन करेंगे तो लगेगा कि सरकारों को आप स्थिर कैसे करेंगे, सरकारें स्थिर ऐसे नहीं हो सकती हैं, वो तो तभी संभव है जब उन्हें स्पष्ट बहुमत मिले, ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। अब सवाल है कि संघीय व्यवस्था होने के कारण यदि आप जबरन राज्यों की विधानसभाओं को कहेंगे कि नहीं ये कार्यकाल तक अपना कार्य करेगी, और ये ममता या जो टीएमसी ने कहा 1 साल, अरे भाई कार्यकाल तो 5 साल ही होगा, चाहे वो राज्य की विधानसभा हो, अन्यथा आप उसमें भी संशोधन कर देंगे, कार्यकाल को भी संशोधन करने की कोशिश करेंगे। तो ये भी सवाल बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ इतना यहां कहना चाहता हूं कि जब देश में पहली बार चुनाव हुआ 51-52 में, और उसके बाद फिर 57, उसके बाद 52 और फिर 62 और फिर 67, तो उस समय अधिकांश राज्यों में जो है वो एक साथ चुनाव हुए। वो इसलिए संभव हुआ कि कांग्रेस की पूरे देश में जो संगठन और उसका जो प्रभाव था, उसकी जो लोकप्रियता थी, और लगातार उन्हें जो है जन समर्थन मिलता था और बहुमत मिलता था। तो सवाल अगर बहुमत मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा क्या संभव है? यदि मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए तो मुख्यमंत्री को आप बदल देंगे, या मुख्यमंत्री से पार्टी संतुष्ट नहीं है तो नेता परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन उससे सरकार जो है वो अपना कार्य करती रहती है। लेकिन 67 में पहली बार जब लगातार आपने देखा कि उत्तर भारत में और खास करके हिंदी स्पीकिंग बेल्ट और कुछ अन्य राज्यों में भी जब सरकारें मिली जुली बनी, बहुमत किसी को नहीं मिला, तो क्या स्थिति हुई, कितने दिन सरकार चली और फिर किस प्रकार से चुनाव हुए। तो भारतीय कम से कम बहुदलीय व्यवस्था में, और जहां इतनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, एक होता ना कि भाई पार्टियां हैं लेकिन सभी राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, 4-5 जो भी है 6, लेकिन यहाँ तो इतनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं। तो तमाम भारतीय राजनीति को समझने के बाद और दलीय व्यवस्था को समझने के बाद, संघीय व्यवस्था को समझने के बाद, संसदीय प्रणाली की जो अपनी अनिवार्यताएं हैं उसको समझने के बाद, ये एक बोगस स्कीम है या यह जो लाया गया है भारतीय जनता पार्टी को, वो ठगने की जो उनकी प्रवृत्ति है ना, इस देश की जनता को वो कैसे ठगें। तो कभी राष्ट्र का नाम ले लिए, कभी कुछ महिला शक्ति बंधन और पता नहीं, तो ये सारी चीजें जो हैं, इस सरकार से एक सवाल तो ये पूछ लीजिए कि आप 2021 का सेंसस तो करा नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं सेंसस हो रहा है?
पेंडेमिक कब खत्म हो गया, लेकिन आप संसद नहीं करा पा रहे हैं, उसके कारण कई चीजें लटक गई हैं। तो ये सरकार की क्षमता तो ये है, इसलिए यह एक बोगस स्कीम है। और जो रामनाथ कोविंद भले वो राष्ट्रपति रहे, तमाम रहे, लेकिन उनकी समझ और उनके द्वारा जो कमीशन था उसकी समझ पे तरस आता है कि क्या वो संसदीय प्रणाली के पक्ष में है या नहीं है, क्या वो संघीय व्यवस्था को समझते भी हैं या नहीं समझते हैं। और अगर नहीं समझते हैं तो फिर तो इस प्रकार के कोई भी स्कीम, कोई भी प्रपोजल, कोई भी आप ला सकते हैं और तमाशा करते रहिए। तो मुझे लगता है कि यह बोगस स्कीम है। यह देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल और फेडरल जो व्यवस्था है हमारी, उसके बिल्कुल प्रतिकूल है और यह संभव ही नहीं है। अन्यथा आप जो है एक राष्ट्रपति प्रणाली की ओर बढ़ जाइए और संघीय व्यवस्था को भी निरस्त कर दिए और एक बार, ये तो उस व्यवस्था में संभव है। तो ये जो बातें चल रही हैं, और मुझे लगता है ये सवाल उठाने की जरूरत है। कोई ये इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर दे, ईवीएम को भाई उससे ईवीएम के द्वारा संभव हो या बैलेट पेपर के द्वारा, तो ये इससे बात तो बनेगी नहीं ना। इसका मतलब है यह एक पूरी तरह से बोगस सरकार के द्वारा लाया गया स्कीम है और जिससे सिर्फ जनता को भ्रमित करना और आगे चल करके प्रतिपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों को लेकर के कि देखिए ये राष्ट्र के हित में नहीं है। ये नहीं चाहते हैं कि चुनाव जो है वो एक बार में हो और उसके बाद देश का पैसा बचे, ये बचे। अरे भाई, जो सरकार सेंट्रल विस्टा बना करके 20,000 करोड़ रुपया जो है चूना लगा दिया देश का, जो सरकार इतने रुपए लुटा रही है, उस सरकार की ये बात करना कि जनतंत्र इस देश में किसी भी कीमत पर पैसा जितना भी देश का खर्च हो, लेकिन जनतंत्र की व्यवस्था को अगर बनाए रखना है तो आपको इसको स्वीकार करना ही होगा। धन्यवाद। जी जी, मैं प्रोफेसर शशि बस 1 मिनट में एक आपका वो ले लूं। देखिए, आपने भी समय सीमा तय कर दिया सर, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन में होने जा रहा है। और समय सीमा से आगे बढ़ गया हूं मैं। 1 घंटा होता है, 1 घंटा 5-6 मिनट हो चुका है। और सरकारें यदि फटाफट गिरी तो बड़ी मुश्किल होगी। प्रोफेसर शशि, एक चीज बता दीजिए, मैं इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि ये कैसे कोई कह सकता है कांग्रेस मुक्त भारत। आप एक पार्टी को ही कह देंगे नहीं नहीं इसको हम खत्म कर देंगे, इसको हम, मतलब अमित शाह कहते हैं कि इसको जमीन दोस्त करके मैं जाऊंगा, मैं कांग्रेस का नामो निशान मिटा के जाऊंगा। मैं इसमें ये बेसिकली एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है आपको लगता है प्रोफेसर शशि? मैं हरा दूंगा, खत्म करके जाऊंगा। ये प्राइमरीली जो है एक टोटलिटेरियन मानसिकता है। जब एक सर्वसत्तावादी राज्य की परिकल्पना आप करते हैं तो किसी अन्य पार्टी के लिए उसमें कोई जगह नहीं होता है। तो ये मानसिकता का प्रतीक है कि वो दे डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी, क्योंकि जो डेमोक्रेसी में विश्वास करेगा वो पार्टियों को सीमित करने की बात नहीं कर सकता है। जनता के मत के द्वारा कोई पार्टी रिजेक्ट कर दिया जाए वो अलग सवाल है, लेकिन कोई दल किसी दल को और उससे मुक्त करने की बात करता है, ये उसकी मानसिकता है जो अलोकतांत्रिक है और एक सर्वसत्तावादी राज्य के लिए जो है। और संघ की जो पूरी की पूरी दृष्टि है, सोच है, वो एक अलोकतांत्रिक सोच है। वो नाजीवादी, फांसीवादी, सर्वसत्तावादी सोच के करीब है।